नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, यह जो पाठ है कौन सा, शब्द संपदा, यह पाठ हम देख रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो हमने देख लिए हैं। देखिए, इसके लेखक है सूर्यनारायण रणसुभे जी, डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। इन्होंने इस पाठ में शब्द की शक्ति के बारे में हमें जानकारी बताई है। हम बच्चों पन्ना नंबर 36 पर आ चुके हैं। हमने देख लिया है कि शब्द किस किस प्रकार के होते हैं। कई शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कई शब्द निष्क्रिय होते हैं, है ना। निष्क्रिय मतलब क्या, कृतिहीन। इस तरह से कई शब्द सज्जन होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इस तरीके से ये जो शब्द है इनके अलग अलग प्रकार हमने देख लिए हैं। मतलब क्या, लेखक जी कह रहे हैं जिस तरीके से लोगों का स्वभाव होता है उसी प्रकार के शब्दों के भी स्वभाव होते हैं। मतलब मनुष्य स्वभाव जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का शब्द का भी स्वभाव बनता रहता है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे दुर्जन के रूप में ही निकलते हैं। मतलब अच्छे तरीके से वे बातें करते ही नहीं, इसी कारण वे शब्द उसी स्वभाव के बन जाते हैं। हमने देख लिया है यहाँ पर कि न्यूटन जी क्या कहते हैं। न्यूटन आपको पता है बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके हैं, मतलब शास्त्रज्ञ, जिन्होंने ये जो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, मतलब अपने पास खींचने की जो शक्ति है वह शक्ति उन्होंने खोज निकाली। आमतौर पर देखा जाए तो यह बात आम बात ही थी, है ना। मतलब सभी लोग उसे जानते थे कि जो भी फल है पेड़ से अगर टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा। कौन सा भी फल हो, फूल हो, पत्ता हो, कुछ भी वस्तु हो, ऊपर से फेंकी जाएगी या ऊपर से नीचे गिरेगी तो वह जमीन की तरफ, मतलब पृथ्वी की तरफ ही आएगी। लेकिन इस बात को सिर्फ अलग तरीके से न्यूटन जी ने देखा है और इसी पर आधारित उन्होंने पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसको खोज निकला है। न्यूटन जी के पहले लोग नहीं थे क्या, उन्हें यह बात पता नहीं थी क्या, थी, लेकिन किसी ने भी रास्ते से हटकर ऐसा विचार नहीं किया। सिर्फ न्यूटन जी ने जो भी रास्ता चल रहा है उस रास्ते से हटकर, उस लकीर से हटकर विचार किया और उन्होंने यह सबसे बड़ा सिद्धांत है वह ढूंढ निकाला। उनका क्या कहना है, वे कहते हैं कि किसी भी काम की सफलता के लिए, कोई भी काम हो उसकी सफलता के लिए 90% मेहनत की जरूरत है, मतलब कार्य करने की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। 5% बुद्धि की जरूरत है और 5% संयोग की, जिसे हम योगायोग कहते हैं। तो सभी मिलकर 100% होते हैं। 100% में से 90% जरूरत हमारे कार्य की होती है, मेहनत की होती है, परिश्रम की होती है। बाकी बचा 10%, उसमें से 5% हमारी बुद्धि और 5% सिर्फ संयोग की होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती ही है। ध्यान में रखें कि कोई भी कार्य अगर सफलता से पूरा करना है तो उसके लिए 90% हमें परिश्रम की जरूरत है, वह भी कठोर परिश्रम। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखिए, जो भी शब्द निष्क्रिय मतलब कृतिहीन, हमें कृतिहीन बनाते हैं, ऐसे शब्दों को हमारे जीवन से ही बाहर निकाल कर भेजना चाहिए। देखिए, संभव और असंभव, संभव से ही असंभव बना और यह उपसर्ग फिर उसे लगा है, लेकिन मूल शब्द तो संभव है। इसी कारण ध्यान में रखिए बच्चों, हमेशा विचार करते वक्त हमें सकारात्मक करना चाहिए। संभव है, हो सकता है, ऐसा ही हमें विचार करना चाहिए। असंभव यह शब्द हमें बनाना नहीं है। समझ गए? तो
जो भी बात हम करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, वह संभव ही है। असंभव है ऐसा हमें नहीं करना है। असंभव नहीं है ऐसा नहीं होता, मतलब संभव ही होता है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब अलग अलग भाषाओं के बारे में हम जानकारी देते हैं। अलग अलग भाषाएं हम देखते हैं। हमारी मातृभाषा है मराठी, अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी राष्ट्रभाषा जो है, और दूसरी भाषा हम अंग्रेजी पढ़ते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि? तो सिर्फ अगर हमारे भारत देश का विचार हम करते हैं तो इस भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। जितने भी राज्य हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अलग अलग बोलियां हैं। तो इन सभी भाषाओं के बारे में लेखक क्या कहते हैं, देखिए कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर एक पाठशाला से दूसरी पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वे वहाँ के छात्र होते हैं, वे हमारे लिए नए होते हैं, हम उनके लिए नए होते हैं। लेकिन कई कई छात्र ऐसे होते हैं कि जल्द से हमारे साथ दोस्ती करते हैं, और कई कई छात्र ऐसे होते हैं कि साल बीतने के बावजूद भी उनकी और हमारी जमती ही नहीं, मतलब उनके साथ हमारी मित्रता नहीं होती। उसी तरीके से जिस तरह से हमारा स्वभाव है, उसी तरीके से शब्दों का भी स्वभाव है। वे शब्द किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तो उनके साथ जल्द से जल्द मित्रता कर लेते हैं, और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जब वे मित्र बनते हैं तब वे दोनों अलग अलग लगते ही नहीं, मतलब उस भाषा के ही वे बनते हैं। एक भाषा से वे दूसरी भाषा में जाते हैं और वहाँ घुल मिल जाते हैं तो वे उसी भाषा के लगते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है, अभी मैंने आपको बताया। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। हम देखते हैं अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लगभग 150 साल राज्य किया, इसी कारण हमारे बोली में भी अंग्रेजी शब्द आते हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं भी, अनुभव आया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभार आप गांव में जाते हैं और वहाँ दादा दादी नाना नानी के साथ बातें करते हैं तो दादी कहती हैं, ये बुक पढ़ा है तूने? बुक कहती है, बुक मतलब किताब, लेकिन वो बुक कहती है। तो इस तरीके से जो भी शब्द आता है, रे स्टेशन, रे अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। ऐसे जो शब्द है रेडियो, यह अंग्रेजी से आया हुआ है। मतलब ऐसे जो शब्द है यह हम रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमें यह पता भी नहीं चलता कि वह हमारी भाषा का नहीं है, दूसरी भाषा से आया हुआ वह हमारी भाषा में इतना घुल मिल गया है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे कि बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। सीमित मतलब मर्यादित। देखिए द्रविड़ परिवार के जो भी शब्द हैं उसकी भाषा में जो भी शब्द हैं वे दूसरी किसी भाषाओं में घुल मिल जाते ही नहीं, वे स्वतंत्रता प्रकट करते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं परंतु सब नहीं। उसके सिवा तक तमिलनाडु के शब्द जो है वो अपने ही परिवार तक सीमित रहते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी के बारे में सोचते हैं तो हिंदी के शब्द मिलनसार है। मिलनसार मतलब मिलजुल कर रहने वाले, मिलनसार है। तो ये जो शब्द है दूसरी भाषाओं में जाकर घुल मिलकर रहते हैं, मित्रता करते हैं। लेकिन सभी शब्द ऐसे हैं ऐसी भी बात नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऐसे भी कई शब्द होते हैं अंत तक अपनी जो स्वतंत्रता है वो छोड़ते ही नहीं, मतलब वे दूसरी किसी भाषा में जब जाते हैं तो अपना अस्तित्व लेकर ही जाते हैं, नहीं तो वे घुल मिल कर रहते ही नहीं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं।
जाते हैं तो स्वयं का अस्तित्व लेकर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इसी प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखिए, और कई ये जो शब्द होते हैं वे ऐसे होते हैं कि जब वे दूसरी भाषाओं में जाते हैं तो उनका स्वयं का जो स्वतंत्र रूप है वह खत्म सा ही हो जाता है। ऐसा लगता है कि वे शब्द इसी भाषा के ही हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए हैं। देखिए, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हमें दिखाई देते हैं कि दो भिन्न भाषाओं से बने हुए हैं और वे हिंदी में आ चुके हैं। इस तरीके से अब वे शब्द हिंदी के ही बने हुए हैं। क्या हुआ है, देखो, दूसरी ही दो भाषाएं हैं, उन दो भाषाओं से एक एक शब्द आया, दोनों मिलकर एक हुए और वे हिंदी में आए और हिंदी के ही बन गए। कैसे, देखिए, अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से बने हुए वर्षगांठ, वर्ष और गांठ, ये दो शब्द एक हो चुके हैं और वह शब्द हिंदी का बन गया। मांग पत्र, मांग और पत्र, ये दोनों अलग अलग भाषाओं से, मतलब एक हिंदी और एक संस्कृत है, उससे आए हुए हैं और यह पूरा शब्द मांग पत्र यह हिंदी का बन गया है। हिंदी और अरबी फारसी से कौन से शब्द बने हैं, देखिए, थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्री संस्कृत शब्द है, रेल यात्री। रेडियो तरंग, रेडियो अंग्रेजी है, तरंग संस्कृत है। अरबी और फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी, अरबी फारसी और अंग्रेजी से बना हुआ है। कौन सा, बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। देखिए बच्चों, इन अलग अलग भाषाओं से जो शब्द आए हुए हैं, ये बाहर से आए हुए शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए कि वे हिंदी के ही लगते हैं और इन्हीं शब्दों के कारण ये जो हिंदी भाषा है यह और भी समृद्ध हो चुकी है। इसका मतलब ये जो शब्द है इनकी शक्ति देखिए कितनी बड़ी है कि उन्हीं के सहारे हम हमारे जो विचार है वह सभी पूरी दुनिया के सामने व्यक्त कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मतलब मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। जिस तरह घर में भी होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कई बच्चे माँ के बहुत लाडले होते हैं, है ना, माँ को छोड़कर बाहर बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन कई छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल बिंदास होते हैं, कहीं पर भी जाओ वहाँ पर जाकर वे वही के हो जाते हैं, वापस आना भूल ही जाते हैं। मतलब माँ की याद जब आती है तभी वे आएंगे, लेकिन बिल्कुल बिंदास होते हैं। जिस तरह से बच्चों का स्वभाव है उसी तरीके से यहाँ पर शब्दों का भी स्वभाव बन गया है। कई शब्द ऐसे हैं कि वे अपनी मातृभाषा में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब अपनी मातृभाषा को बिल्कुल छोड़ते नहीं। और कई शब्द ऐसे हैं कि बिंदास हैं, मतलब दूसरी अपनी मातृभाषा के साथ भी रहते हैं और दूसरों के पास जाकर वे वहाँ के हो जाते हैं। इस तरह से शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। देखिए भाषा समृद्ध कैसे बनती है? शब्दों के बाहर जाने से मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने से और दूसरी भाषाओं से अपनी भाषाओं में आने से ये जो भाषाएं हैं यह समृद्ध होते हैं। लेकिन तो विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, हमारी भाषा कैसे समृद्ध होती है? जब दूसरी भाषाओं से शब्द हमारी भाषाओं में आते हैं। हमारी भाषा के शब्द जब दूसरी भाषाओं में जाते हैं तब वही भाषा भी समृद्ध होती है। मतलब आने जाने से ये शब्द जो है एक दूसरे में जब घुल मिल जाते हैं तब वह जो भाषा है वह समृद्ध होती है।
आगे वे कहते हैं कि ऐसे विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है। प्रतिशब्द दूसरा शब्द उसके लिए, पर्यायी शब्द जिसे हम कहते हैं, उस शब्द के लिए दूसरा शब्द नहीं है, तो उस शब्द के लिए हम जैसे कि वैसा शब्द ही प्रयुक्त करते हैं। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। हमारे पास अगर प्रतिशब्द नहीं है तो उस शब्द को हम दूसरी भाषा से ले सकते हैं। किसी भी भाषा से वह आए तो उसे हमें लेना चाहिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। ये जो शब्द आए हुए हैं उनके लिए हमें प्रतिशब्द नहीं है, तो जैसे कि वैसे हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। आसान बात है। लेकिन आगे लेखक का क्या कहना है देखिए, परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास बहुत सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण से ही बताया। हमारे पास जो शब्द नहीं है उसके लिए अगर आए तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ब्रश है, कार है, स्टेशन है, रेडियो है, यह अभी हमने देखा। लेकिन जिनके लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए प्रतिशब्द दूसरी भाषाओं से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे भी सुंदर हमारी भाषा में शब्द है, तो उसी का हमें उपयोग करना आवश्यक है। देखिए, परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। देखिए, जो नहीं है उसके लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सुंदर शब्द है उनके लिए भी अगर हम दूसरों की भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारी भाषा भी समृद्ध भाषा है और उसी समृद्ध भाषाओं में जो सुंदर सुंदर शब्द है उसी का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। तो उसे छोड़कर हम दूसरी भाषाओं के पीछे दौड़ते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा लेखक का कहना है। उन्होंने माँ और पिताजी के लिए हम अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयुक्त करते हैं, यह यहाँ पर बता दिया है। मम्मी डैडी कहना यह कोई अच्छी बात नहीं है। मराठी में आई बाबा कितना अच्छा लगता है, मम्मी और डैडी। मम्मी, मम्मी को अगर गलती से मम्मी हुआ तो मम्मी का अर्थ आप अच्छी तरह से क्या होता है, मम्मी का अर्थ समझ सकते हैं। मम्मी क्या है, जहाँ पर मृत व्यक्तियों को रखा जाता है उसे मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब माँ है, लेकिन द मम्मी जहाँ पर मृत व्यक्ति होते हैं इसे ठिकान को कहते हैं। एंड डैडी कहना, देखिए डैडी का डेड हुआ तो उसका भी अर्थ कितना हानिकारक है, यह हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी कारण माँ और पिताजी के लिए हमारी मातृभाषा में जो भी अच्छे शब्द है उसी का आप इस्तेमाल कर लीजिए। बच्चों, इसके आगे और भी शब्दों के जरिए हमारा जो चरित्र है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वह भी किस तरह से पता चलता है, यह हमें लेखक जी ने बताया है। यह हम देखते हैं अगली तासिका को। धन्यवाद।